तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायग्राम शो की गई हुई है, इसको ज़रा समझ लें पहले, फिर आपको टॉपिक समझने में जो है वो आसानी होगी। ये जो लाइन यहाँ पे दी हुई है, इसमें आप इसे कंसीडर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एक बॉक्स है, ठीक है? और उस बॉक्स के अंदर जो है वो प्लाज़्मा प्रेज़ेंट है, ठीक है? और इस प्लाज़्मा के अंदर जो है आप अगर ऐसा करें कि कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आप इंसर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी बैटरी जो है वो इसके साथ अटैच कर दी है, ठीक है? आपने उसके अंदर जो बैटरी इस तरह से अटैच की है कि उसके दोनों टर्मिनल, पॉज़िटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और इस तरह से पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है कि एक बॉल के ऊपर पॉज़िटिव चार्ज है और एक बॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है कि अगर इसमें प्लाज़्मा मौजूद है, प्लाज़्मा मौजूद होने का मतलब है कि वहाँ पे आयन्स भी प्रेज़ेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेज़ेंट हैं, न्यूट्रल एटम्स भी प्रेज़ेंट हैं। तो मैक्सिमम जो उन आयन्स की और उन इलेक्ट्रॉन्स की ये कोशिश होगी कि वो अपने ऑपोजिटली चार्ज जो बॉल है, उसके इर्द गिर्द जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आपने अप्लाई किया तो नेगेटिव अकुमुलेशन होना स्टार्ट होगी, आपने नेगेटिव अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव चार्जेस की अकुमुलेशन होना स्टार्ट होगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं शील्डिंग, ठीक है? मतलब कि ये इससे निकलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इस पॉज़िटिव चार्ज से, इसकी वजह से जितना भी पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है, प्लाज़्मा की ये अपनी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो इस चार्ज को जो है वो शील्ड करना स्टार्ट कर दे, ताकि इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो बाहर ना जा सकें, ठीक है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है शील्डिंग। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं वो उनको हम देख लेते हैं कि मतलब शील्डिंग के अंदर किस-किस चीज़ को जो है हम देखेंगे। अब आप देखिए कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस हो सकती हैं। अगर तो प्लाज़्मा का टेम्परेचर कम हो, ठीक है? वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना हो, कोल्ड प्लाज़्मा हो फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब इतना उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, तो उस केस में शील्डिंग बहुत ईज़ी होगी। मतलब कि कैसे ईज़ी होगी? अब ऑपोज़िट चार्जेज़ ने अट्रैक्ट तो होना है, वो यहाँ पे एक्युमुलेट तो हो गए, लेकिन एक उनके अंदर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स या लास्ट में जो आयन्स प्रेज़ेंट हैं, वो थर्मली जो है वो एक्साइट होके वो इस फ़ील्ड को छोड़ जाएँ, दोबारा से दूसरे प्लाज़्मा में चले जाएँ, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड थी, जो नेगेटिव या पॉज़िटिव चार्जेज़ की वज़ह से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें आप देखिए कि कोल्ड और टेम्परेचर का किस तरह से वो यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो वहाँ पे इनकी एक्युमुलेशन ईज़िली हो सकेगी, थर्मली एक्साइट नहीं होंगे मॉलिक्यूल, और वो मुकम्मल तौर पे भी इसको शील्ड कर सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इन चार्जेस से वो बाहर की तरफ जाए, ठीक है? इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मज़ीद अगले प्लाज़्मा को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को डिस्कस किया गया है, लेकिन अगर टेम्परेचर हो, ठीक है, टेम्परेचर अगर हाई हो तो फिर उसका जो है वो क्या केस है? तो स्टार्ट में जो है वो कोल्ड प्लाज़्मा को डिस्कस किया गया। अब अगर आप सेकंड पैराग्राफ में देखें कि अगर तो जो है वो टेम्परेचर मौजूद हुआ उस सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई है, जो एज पे मौजूद होंगे जो एज पे जो आयन्स या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो वो सिंपली क्या हो जाएँगे, इस टेम्परेचर की वजह से। लास्ट लेक्चर में आप देखिए, आपने देखा होगा कि ई एवरेज का जो रिलेशन है वो केटी से डायरेक्टली जो है ना वो रिलेट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स ट्राई किया करें, आप स्टार्ट में लेक्चर जो है ना वो जॉइन कर लिया करें। अगर इंटरनेट इशू या इस तरह का कोई इशू नहीं है, तो काइंडली जो है वो टाइमली क्लास जॉइन किया करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो केटी जो है वो टेम्परेचर की वजह से वो जो एच पे मॉलिक्यूल सॉरी आयंस या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, उनके अंदर एबिलिटी होगी कि वो इजीली जो है वो अपने उस सर्कल से जो है वो बाहर, या उस क्लाउड से बाहर निकल सकते हैं, और वो मुकम्मल तौर पे जो है वो उसको शील्ड नहीं करेंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि लीक हो सकता है प्लाज़्मा के अंदर वो पोटेंशियल,
ठीक है? पोटेंशियल जो है वो लीक हो सकता है प्लाज़्मा के अंदर, क्योंकि वो थर्मली एक्साइट होने की वज़ह से मॉलिक्यूल ने उसको अच्छे से कवर नहीं किया। ठीक है? ये तो हो गया शील्डिंग का कॉन्सेप्ट, कि शील्डिंग है क्या और टेम्परेचर का उस पे किस तरह से इफ़ेक्ट है। अब हमने जो एक्चुअली इसमें डिराइव करनी है, वो ये चीज़ डिराइव करनी है कि हम ये देखना चाहते हैं, जो अभी हमने डायग्राम देखी, ये वाली डायग्राम देखिए, कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, उससे उनका कोई ना कोई पोटेंशियल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ तक इलेक्ट्रॉन उसमें शील्डिंग करें तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? या सिंपली मैं मज़ीद इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, तो आपने पोटेंशियल और इसकी लेंथ का मतलब कि यहाँ तक कितनी लेंथ है इसकी, उस लेंथ का जो है आपने क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, कि जो इसके अंदर मतलब पोटेंशियल का और इसकी डिबाई लेंथ इसको कहा जाता है, उसका आपने रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है, कि किस तरह से ये आपस में रिलेटेड है, कितने, अगर हम इतने पोटेंशियल का चार्ज अप्लाई कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द कितनी लेंथ का प्लाज्मा होना चाहिए जो इसके पोटेंशियल को कवर कर सकता है। ठीक है? तो आपने सिंपली जो है वो ये चीज़ कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। तो यही यही चीज़ इन्होंने फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, कि हम फॉर एग्जांपल अभी ये केस को हम थोड़ा-सा आइडियलाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जो x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0 का आपको पता है कि बिल्कुल उन बॉल्स के साथ जहाँ पे आपने चार्ज अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल उसके साथ जो है वो पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, जिसको वो नेम दे रहे हैं फाई नॉट का। ठीक है? जैसे-जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाओगे तो वो क्या बनता जाएगा, फाई x बनता जाएगा। ठीक है? और ये उन्होंने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर दी, फिर वो दोबारा जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये केस एज़्यूम कर लेते हैं कि आयन ओवर मास की रेशियो जो है वो इनफिनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो आप इलेक्ट्रॉन का मास ले रहे हो वो बहुत कम ले रहे हो, और आयन्स का मास जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है? किसी भी किस्म की गैस को आप आयोनाइज़ कर सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि सेम उनका मास होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन जिस भी गैस से निकल जाएँ, लेकिन आयन्स का जो है वो डिफरेंस हो सकता है। कि उनका मास ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस गैस को आयोनाइज़ करके प्लाज़्मा जो है वो जनरेट किया है। ठीक है? तो इसका मतलब वो कि अगर मास आयन का बहुत ज़्यादा हुआ, तो अगर आयन का मास बहुत ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि वो उसको मूव करने में अगर आप लोगों को इनर्शिया की जो है वो डेफिनेशन याद हो, तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का, तो उतनी उसकी मूवमेंट में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो सिंपली वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम आयन्स को कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा मूव कर ही नहीं सकते। ठीक है? मतलब आयन जो है वो उन्होंने अगर एक दफ़ा लेयर बना लिया है तो वो बहुत मुश्किल से जो है वहाँ से एस्केप करेंगे उस क्लाउड को, क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, और वो मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि वो वहाँ से मूव ना करें। ठीक है? मतलब उन्होंने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया कि आयन जो है बस वो उसकी उसने एक बार लेयर बना ली तो वो उसको वहाँ से हटेगा नहीं, बल्कि वो उसको शील्ड कर लेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उनका मास कम है, उनको टेम्परेचर जो है बहुत ईज़िली इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने 2 टर्म जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन करती हैं। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि ग्राफ को उन्होंने किस तरह से जो है वो लिया हुआ है, कि जब डिस्टेंस 0 था तो उस वक़्त मैक्सिमम पोटेंशियल था, उसको फाई नॉट का नेम दे रहे हैं। तो जैसे ही वो मतलब कि डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो वैसे-वैसे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। बॉल से जितना दूर कोई पार्टिकल जाएगा, तो उतना ही वो कम पोटेंशियल जो है वो फ़ील करेगा। ठीक है? तो यहाँ तक इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता दी है। फर्दर जो है ये इक्वेशन को उन्होंने डिराइव किया हुआ है, इन्होंने बहुत शॉर्ट स्टेप के अंदर जो है डिराइव कर दिया। आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आएगी। यहाँ से मैं आप लोगों को जो है वो अपने नोट्स दिखा देती हूँ, जो मैंने डिराइव किए हैं, वहाँ से आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा ईज़ी होगा। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन, हम इन इक्वेशंस को डिराइव नहीं करने जा रहे, क्योंकि ये इक्वेशंस यूज़ होंगी फर्दर हमारी डेरिवेशन में, जो हमने डिबाई लेंथ के लिए और पोटेंशियल के लिए जो इक्वेशंस डिराइव करनी है। पॉइज़न इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, कि ये लैप्लासियन ऑफ पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है किस चीज़ से, डेंसिटी ऑफ चार्जेस से।
ठीक है, लैप्लास इक्वेशन भी आप लोगों ने मैथमेटिकल मेथड्स में या कैलकुलस के सब्जेक्ट में पढ़ी होगी, जिसके अंदर आप ले रहे होते हो कि डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल ले रहे होते हो मुख्तलिफ टर्म्स का, और उनको देख रहे होते हो कि वो किस तरह से वो टर्म्स के साथ रिलेट कर रही है, या कभी कभी उनका आंसर जो है वो ज़ीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो ये लैप्लासियन इक्वेशन होते हैं, और ये डेल स्क्वायर जो होता है इसे लैप्लास ऑपरेटर कहते हैं आप। तो ये मुख्तलिफ किस्म की लैप्लासियन इक्वेशन होती है। जनरलाइज्ड फॉर्म जो होती है ना, वो इसकी इस तरह से होती है कि डेल स्क्वायर फाई जो है वो किसी फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आप उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में फाइंड आउट करते हैं, डिराइव करते हैं, तो वो रो ओवर ई, रो इज शोइंग द डेंसिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का तो आपको पता है। और न्यूटोनियन ग्रेविटी के केस में अगर आप लेंगे तो वो इस तरह से इक्वेशन डिराइव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट पॉइजन इक्वेशन को थोड़ा सा डिफाइन किया है, ताकि ये आपको जब बाद में आप यूज़ करें तो कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे पॉइजन इक्वेशन की डिफिनीशन बता दी गई कि लैप्लासियन ऑफ पोटेंशियल जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ चार्जेस के। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। सेकंड वन, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप लोगों ने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, बोल्ट्जमैन रिलेशन वो पढ़े होंगे। तो बोल्ट्जमैन रिलेशन को जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ स्टार्ट में बता दी कि आयन को इन्होंने आइडियलाइज कर दिया कि वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो बिल्कुल लास्ट में उसका क्लाउड होगा तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि थोड़ी सी थर्मल एक्साइटेशन होनी है, उनका मैस कम है, तो वो ईजिली वहाँ से एक्साइट होके जो है वो क्लाउड को छोड़ सकते हैं, और वहाँ से प्लाज्मा वो पोटेंशियल जो है वो लीक कर सकता है प्लाज्मा में। तो वो यहाँ पे इस तरह से कह रहे हैं कि अगर प्लाज्मा जो है आप इस तरह से ले, इन प्लाज्मा इट डिस्क्राइब्स द नंबर डेंसिटी ऑफ आइसोथर्मल चार्ज पार्टिकल fluid when thermal and electrical forces acting on the fluid having reached equilibrium। इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचता है? अब देखें अंदर का जो हमने देखा था कि वो बॉल्स की वजह से जो पोटेंशियल लग रहा था उसकी वजह से भी, और बाहर से टेम्परेचर की वजह से जो उसके अंदर, मतलब कि दोनों ऑपोजिटली बिहेव कर रहे हैं ना। पोटेंशियल चाह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन वहीं पे रुके, बाहर जो टेम्परेचर है वो ऐसी एनर्जी उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है कि वो उसको बाहर रिमूव करवाना चाह रहा है। तो ऐसा केस आ जाता है बाजुकत के वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाता है, कि इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, तो अब जो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में होगी, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अगर पोटेंशियल की जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा रही तो वो अंदर रहेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए बोल्ट्जमैन का रिलेशन है, ये जो यहाँ पे ये लिखा गया है बोल्ट्जमैन का रिलेशन भी मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करने जा रही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Ne phi2 मतलब कि एक्चुअली ये है क्या, टू पोटेंशियल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का रिलेशन है। ठीक है, और उसमें टेम्परेचर भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, बोल्ट्जमैन रिलेशन एक्चुअली ये होता है, और उसमें आप ये कहते हो कि अगर सेकंड पोटेंशियल पे आपने लेके जाना है, सेकंड पोटेंशियल पे आप देखना चाह रहे हैं, फर्स्ट पोटेंशियल को भी आपने देखा है, और ये phi2 phi1 और ये kb/TE है। अब यहाँ पे हम क्या केस ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो फाई से जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो पोटेंशियल बिल्कुल अगर साथ होगा तो वो फाई उसका हमने लेना है रिलेशन। ठीक है, और फाई की हमने वैल्यू कहाँ तक लेके जानी है? जीरो, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को बॉल के करीब से दूर की तरफ को जो है ना वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से phi2 को हम जो है वो फाई ले लेते हैं, और phi1 को हम कह देते हैं कि वो जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो जीरो पोटेंशियल के ऊपर जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उसको n इंफिनिटी का जो है ना वो यहाँ पे सिंबल वो शो करें, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, जो बाहर हैं क्लाउड के, ये नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये जनरलाइज इसको कर दिया आपने रिलेशन को, वो इस तरह से बन गया। मतलब कि पॉइजन इक्वेशन में आपने क्या किया, उसमें आपने देखा है कि डेंसिटी और पोटेंशियल किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और बोल्ट्जमैन रिलेशन से आपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो है वो डिफाइन कर लिया, आयन की को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि आयन को हम कह रहे हैं कि वो वहाँ पे स्टिक हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए क्योंकि हम ये केस नहीं ले रहे उनका मैस कम होने की वजह से, तो आपको इसके लिए जनरलाइज एक रिलेशन बनाना पड़ेगा कि डेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक। तो ये बोल्ट्जमैन रिलेशन जो है वो आपने इसमें यूज़ करना है। ठीक हो गया, तो ये दो रिलेशन उन्होंने डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट की हुई है, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर दिया ताकि आपको फर्दर जब आप यूज़ करो तो उसकी समझ आ जाए।
अब ये इक्वेशंस आपको आपने जब पॉइजन इक्वेशन यूज़ किया तो समझ तो आ गई होगी कि हम किसी ना किसी तरह से पोटेंशियल को रिलेट करने जा रहे हैं, ठीक है? डेंसिटी से के साथ करेंगे, डेंसिटी को फिर मज़ीद डिराइव करेंगे, एट द एंड हमने डी बाय लेंथ की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ से डिवाइस शील्डिंग का जो है वो टॉपिक शुरू होता है। वो स्टार्ट में मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके बारे में, और ये प्लाज्मा की एबिलिटी होती है, ठीक है, कि उसने शील्ड करना ही करना होता है। अब हम कंप्यूट करने जा रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट थिकनेस जो है वो चार्ज क्लाउड की किस तरह से कितनी हो सकती है, और वो कैसे जो है पोटेंशियल का फाइनल रिलेशन जो है वो क्या बनता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पॉइजन इक्वेशन का रिलेशन शो किया गया यहाँ पे। अब ये रो जो है वो डेंसिटी ऑफ चार्जेस को शो कर रहा है। डेंसिटी ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्जेस भी और नेगेटिव चार्जेस भी, और उनके ऊपर जो चार्ज है उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस रो को आपने सिंपली, ये रिलेशन मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ रही होगी, मतलब आइंस के ऊपर जो चार्जेस हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्जेस की अमाउंट तो क्योंकि सेम होती है दोनों की, बस साइन का डिफरेंस होता है। तो Q की वैल्यू यहाँ पे आप माइनस ई पुट कर दोगे, और यहाँ पे आपने जो पुट कर देनी है वो प्लस ई पुट कर देनी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है मतलब कि आपने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सिंपल ई जो है वो पुट किया है, और इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने माइनस ई पुट किया है। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज के साइंस का डिफरेंस होता है, और वैसे डिफरेंस नहीं है। ई आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, एन आई माइनस एन ई बन गया। अब इस वैल्यू को आप जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में जाके पुट करेंगे डेंसिटी की, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की शेप की जो है वो बनेगी, डेल स्क्वायर फाई माइनस ई एन आई माइनस एन ई ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको रीअरेंज कर लें आप। तो अब ये देखें, आप इसको सिंपली जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन में से कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ताकि आप इजीली इसको जो है ना वो सॉल्व कर सकें। तो ये एप्सिलॉन नॉट को आप उस साइड पे लेके गए, इनको जो है ना आपने रीअरेंज करना है। अब देखें यहाँ पे एन आई एक डिफरेंट टर्म है, एन ई एक डिफरेंट टर्म है। जो बोल्ट्जमैन रिलेशन मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया गया ना, वो इनमें रिलेशन, किसी किस्म का रिलेशन जो है ना वो ताकि बन जाए, तो तब वो बोल्ट्जमैन इक्वेशन यहाँ पे यूज होगी। अब आप यहाँ पे देखें कि एन आई जो है वो आयन की शो कर रहा है डेंसिटी को, और अगर हम डेंसिटी ऑफ आइन फॉर अवे लें, जहाँ पे पोटेंशियल जो है हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। ये वो पोटेंशियल है जो कि बॉल्स की वजह से इंजर्ट हो लग रहा है उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अगर फाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो क्योंकि उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मैस ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर का भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि एन आई जो फार अवे डिस्टेंस, मतलब जहाँ पे फाई ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, तो उसको हम डायरेक्ट ही ये ले रहे हैं कि एन इन्फिनिटी का नेम दे रहे हैं कि ये वो डेंसिटी है जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, लेकिन क्लाउड के अंदर जो है वो नहीं है, ठीक है। और सेकंड रिलेशन जो ऊपर मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है, ये डिराइव भी किया है बुक में, ये डायरेक्ट लिख दिया गया, लेकिन ये बोल्ट्जमैन रिलेशन आपने जो है वो उस तरह से जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है फर्स्ट पेज में, तो इस तरह से आपने ये वाला रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, ठीक है। फार अवे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन में टेम्परेचर का जो है वो अच्छी खासी जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेशन होगी। और ये याद रखिएगा, ये हमने एज्यूम किया है इसको, केस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपने क्या करनी है, दोनों वैल्यूज जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, एन आई की भी और एन ई की भी। सिंपली जो है वो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। ये एन इन्फिनिटी जो है वो मैंने डायरेक्ट इसको कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन जो स्टार्ट में इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएगी, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ई फाई ओवर के टी ई, ठीक है। तो उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं, मज़ीद इसको माइनस के साइन को जो है वो रिमूव करने के लिए रीअरेंजमेंट की गई है यहाँ पे, और सिंपल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सीरीज़ भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, टेलर सीरीज़, या या फिर आप सिंपल अगर ई एक्स का फॉर्मूला जो है ना वो देखें, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया हुआ है, इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ई एक्स को, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअली ये भी टर्म एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ही है, तो आप इसको इसी फॉर्मूला के थ्रू इसे एक्सपेंड करेंगे,
और आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन इस तरह से जो है वो फर्दर मूव करती जाएगी। तो आप ये जो 1 है वो 1 से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल जो है वो आपके पास इस तरह से इक्वेशन जो है वो बनेगी। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर जैसे जैसे आप वैल्यू को जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो ये मज़ीद बहुत सी लेंथी टर्म है। अगर हम सिर्फ लीनियर टर्म को जो है वो इंक्लूड करना चाहें तो तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आप हाई ऑर्डर के जो फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दोगे और सिंपल इक्वेशन जो है वो आपके पास इस तरह से बन जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि जैसे कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो है वो सब्स्टिट्यूशन की जाती है ना इंटीग्रेशन में, यहाँ पे आप वैल्यूज़ को जो है वो जैसे एन इन्फिनिटी है, ई स्क्वेयर है, के टी ई है और ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट भी अगर इधर ले आए तो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको इस होल टर्म को अगर एप्सिलॉन नॉट को भी आप इधर ले आए, इस होल टर्म को जो है वो आप खुद से कंसीडर कर लेते हो कि वो ये 1/लैम्डा डी के इक्वल है। ठीक है, लैम्डा डी स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको जब आप वो करेंगे मतलब कि रीअरेंज करेंगे, मतलब ये आपने रिमेनिंग फैक्टर जो है ना जो वेरिएबल के अलावा है उसको आपने लैम्डा डी के इक्वल जो है वो कंसीडर कर लेना है। ठीक है, मतलब ये बाकी जो चीज़ बच जाती है ना वो पोटेंशियल है जो कि वेरिएबल है जो एक्स के लिहाज से चेंज हो रहा है। बाकी जो होल टर्म है वो उसको क्या नेम दे देते हैं, लैम्डा डी का नेम दे देते हैं। एक्चुअली इसको किस तरह से आपने लैम्डा डी का नेम दिया है, तो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टर्स हैं जो इस वैल्यू को इफेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है, और ये तो चलें बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है इनका, लेकिन ये जो टेम्परेचर और डेंसिटी है इनका आप रिलेशन अगर लैम्डा डी के साथ देखें तो किस तरह से है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अब ये लैम्डा डी क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी वो चार्ज मौजूद था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ठीक है, इसके इर्द गिर्द हम कह रहे थे कि चार्जेस मौजूद हैं। मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल जो है वो इतने रीजन के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद हैं इतने रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है इस लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, वो लैम्डा डी यानी डी बाई लेंथ का उसे नेम दे रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है और डेंसिटी से क्या रिलेशन है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होने का मतलब ये कि ये उतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा होगा टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए वो कोशिश कर रहा होगा, इसको अगर आप ऑपोजिटली इसको बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा उसको इफेक्ट कर रहा होगा कि वो मतलब कि दूर तक जाके जो है ना उसके पोटेंशियल को ख़त्म करने में कामयाब हो रहे होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि वो डेंस पैकिंग है और वो करीब करीब उसको जो है ना वो ओवरकम उसके पोटेंशियल को कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये डिबाई लेंथ जो है वो टेम्परेचर और डेंसिटी के जो है वो रिलेशन के साथ वो रिलेट कर रहा होता है। और इस इक्वेशन को आप सिंपली ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है, सिंपली डिराइव करोगे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो क्योंकि बाकी टर्म को जो है वो लैम्डा डी का नेम दे दिया तो आपके पास ये उस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा। जब उसको आप डेरिवेटिव लोगे तो ये फाइनल सोल्यूशन है पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जो है वो देखनी है, दोनों के लैम्डा डी किस तरह से जो है वो वेरी कर रहे हैं इन दो पैरामीटर्स के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये आ जाती है उसकी डेरिवेशन। फर्दर जो है आप लोगों ने लास्ट पैराग्राफ एफचेन की बुक में लास्ट पैराग्राफ जो है ना वो खुद देख लेना है। उसके अंदर जो है वो दो टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, एक एक्स को और एक लैम्डा, एक एल को और एक लैम्डा डी को। दो चीजें हैं, एल और लैम्डा डी का तो यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, तो एल को वो इस तरह से एक रिलेशन दे रहे होंगे आखिरी पैराग्राफ में, वो आपने एफचेन की बुक से जो है ना रीड कर लेना खुद, और लैम्डा डी का इस तरह से उन्होंने जो है वो रिलेशन लिखा होगा। इस रिलेशन की आपको आई थिंक सो लैम्डा डी ये है। अब ये एल है, ये लेंथ है होल प्लाज्मा की, तो ये भी एक इसकी करेक्टरिस्टिक में आ जाता है कि अगर एल जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा हो लैम्डा डी से
तो ये प्लाज्मा की एक कैरेक्टरिस्टिक है, या आप इसको अदर वर्ड में इस तरह से कहते हो कि लैम्डा डी हमेशा जो है वो प्लाज्मा की लेंथ से छोटा होता है। तो इस बात की तो आपको समझ आ ही गई होगी, क्योंकि प्लाज्मा तो आप जितना बड़ा वो सिस्टम ले रहे हो, तो प्लाज्मा तो ओवरऑल उसके अंदर जो है वो भरा हुआ है, और ओवरऑल उसकी लेंथ को आप एल कह रहे हो। तो और लैम्डा डी जो है वो सिर्फ वो लेंथ है जहाँ पे प्लाज्मा जो है जिस जिस जगह पे उसने आउटर साइड से जो आपने उसके अंदर इंसर्ट की हुई है फील्ड, उसको जो है वो कवर करने के लिए, शील्ड करने के लिए जो प्लाज्मा मौजूद है, उसकी लेंथ को लैम्डा डी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन भी जो है वो यहाँ से शो हो सकता है। लास्ट पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं कि ये प्रोसेस हर प्लाज्मा के अंदर ही होता है, या बाज़ ऐसा होता है कि प्लाज्मा ना भी हो, सिर्फ आइंस ही हों, मतलब कि कुछ अमाउंट में, तो वो उसकी भी यही कोशिश होती है। अगर आप बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉरी एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो अगर अप्लाई करेंगे, तो उसकी भी यही कोशिश होती है कि वो उसको क्या कर दे, शील्ड कर दे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज का जो है वो लेक्चर था, आपने इसको मज़ीद देख लेना है। लास्ट पैराग्राफ लाजमी रीड कीजिएगा, उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैम क्वासी न्यूट्रलिटी टर्म को डिफाइन कर दें। जी, कॉज़ी न्यूट्रलिटी टर्म जो होती है ना, वो इस तरह से उसे कहा जाता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है वो कॉज़ी न्यूट्रलिटी को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है। कॉज़ी न्यूट्रलिटी आप इस तरह से कहते हैं, एक चीज़ होती है मुकम्मल न्यूट्रल, ठीक है? जो चीज़ मुकम्मल न्यूट्रल है उसे आप कहेंगे न्यूट्रल है ये। कुछ चीज़ें होती हैं वो मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल नहीं होती, आप उसका बाज़-औक़ात मतलब पूरा प्लाज़्मा आपने लिया है, ओवरऑल अगर आप उसका देख रहे हैं, आपने कुछ पार्ट्स को जो है ना वो देख लिए। जैसे अब हमने ये प्लाज़्मा लिया टोटल, आप अगर उसके कुछ पार्ट्स को देखें, जहाँ पे आप ये देखें कि नंबर ऑफ आयन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तो वो पार्ट उसका न्यूट्रल, आप उस पार्ट को न्यूट्रल कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप चार्ज की बात करेंगे तो वो ओवरऑल न्यूट्रल नहीं होता। मतलब कि कॉज़ी न्यूट्रलिटी का मतलब ये आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल चार्जेस नहीं होते। अगर आप छोटे-छोटे पार्ट्स को देखें जहाँ पे इक्वल चार्ज हो, तो वो न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल नहीं है। या यूँ हो सकता है, ओवरऑल अगर आप चार्ज न्यूट्रल ले रहे हो, तो उसके छोटे-छोटे पार्ट्स अगर आप उसको डिवाइड करते हो, तो वहाँ पे अगर नंबर ऑफ आयन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे, तो वहाँ पे आप उसको कहेंगे कि यहाँ पे क्योंकि चार्जेस इक्वल नहीं है, तो वो वहाँ पे न्यूट्रलिटी नहीं है। मतलब आप मुकम्मल तौर पे प्लाज़्मा को न्यूट्रल नहीं कह सकते, वहाँ पे चार्जेस के अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, डेंसिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयन्स में डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप उसे मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल नहीं कहते। कॉज़ी न्यूट्रल कहते हैं कि उनके अंदर कुछ पार्ट्स में न्यूट्रलिटी होती है और कुछ पार्ट्स में न्यूट्रलिटी नहीं होती। तो इस टर्म को जो है ना वो कॉज़ी न्यूट्रलिटी कहा जाता है। तो ये टॉपिक भी कॉज़ी न्यूट्रलिटी को डिफाइन कर रहा होता है, क्योंकि आप एग्जैक्टली जो है ना, आप इसके थोड़े पार्ट्स में, अगर आप अब प्लाज्मा को आपने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, अब प्लाज्मा को अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो आप देखिए कि अगर इस पोर्शन के अंदर आप प्लाज्मा लें, तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे न्यूट्रलिटी है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी तरह से अगर यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, इस पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये मुकम्मल तौर पे जो है वो न्यूट्रल नहीं है। तो इस टर्म को जो है वो कॉज़ी न्यूट्रलिटी कहा जाता है। तो बाकी आप अटेंडेंस जो है, आई थिंक सो आप लोगों ने लगा दी होगी, किसी का अटेंडेंस में इशू नहीं आ रहा। मज़ीद कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फर्दर फिर हम क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे, टॉपिक हमारा यहीं पे एंड हो गया हुआ है। मैम ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा बस। जी, मैं शेयर कर दूँगी। बाकी नियॉन लाइट्स जो होती हैं, ये काइंडली आप पता लगाएं, ये है किसने फेक आईडी बनाई हुई है नुवियान के नेम से। ये बार-बार अपना नेम चेंज करके जो है वो क्लास में